नमस्कार साथियों, मैं देवर्षि सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने CUET यूजी की तैयारी इस समय कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम लोग आज की क्लास में लेके आ गए हैं जो हम लोग ने चैप्टर पढ़ा था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसके कुछ MCQs जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके हम लोग उसके MCQ सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, प्रीवियस ईयर में आए हैं, टॉपिक वाइज क्या क्वेश्चन बन सकता है। हम लोगों ने टॉपिक वाइज आपके लिए स्पेशल MCQs लेके आया गया है ताकि आपको फास्ट ट्रैक बैच में आपको रिवीजन करते टाइम MCQ बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी अगर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो उसका आपको MCQ सॉल्व करना उतना ही जरूरी होता है जितना आपका रिवीजन करना जरूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग लेके आ गए हैं टॉप 50 MCQs ऑफ मैनेजमेंट। जो फर्स्ट चैप्टर है उसके 50-60 जो टॉपिक वाइज MCQ बन सकते हैं, जो इसके अलावा MCQ बाहर से नहीं आ सकता, तो जितना हम लोग से पॉसिबल हो पाया है वो हम लोग MCQ लेके आज की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी फटाफट इसको क्या कहते हैं अपने पेन कॉपी को निकाल लीजिए और मेरे साथ आंसर क्वेश्चन और आंसर सेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन राउंड। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, जब भी कोई भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ो, क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन की मीनिंग पढ़ो। आप क्वेश्चन की मीनिंग पढ़ लिए क्या कहना चाह रहा है, फिर नहीं तब भी समझ में आए तो ऑप्शंस देखो। देखो कौन सा क्वेश्चन है जो ऑप्शन से लिंक, जो कौन सा ऑप्शन है जो क्वेश्चन से हमारा लिंक कर रहा है। ठीक है, तो MCQ सॉल्व करने के कई मेथड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आपको क्वेश्चन के कुछ कीवर्ड्स पकड़ लो, क्या कहना चाह रहा है, या कुछ एलिमिनेशन मेथड्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दो कुछ MCQs कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं क्वेश्चन में जो कि आप देख के ही उसको एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सारे टेक्निक से सब चीज दिमाग लगा, कीवर्ड्स कैसे पकड़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है। द मून एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट्स सेल्स बाय 40%। मून एंटरप्राइज क्या कर रहा है, अपना सेल बढ़ाना चाह रहा है, कितने से 40% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, अगले क्वार्टर में बढ़ाना चाह रहा है। आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाइलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। इसमें पूछ रहा है कि इसमें मैनेजमेंट का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इस लाइन में हाईलाइट किया गया है कि जो मून एंटरप्राइज है इस साल 40% का सेल बढ़ाना चाहती है अगले क्वार्टर में। ठीक है, तो क्या आप क्वेश्चन देखोगे कौन सा फीचर है, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है मैनेजमेंट का। क्या मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये क्वेश्चन से लिंक कर रहा है। कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार चलते जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब मतलब लगातार एक सीक्वेंस में चलती जाए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, ये तो है नहीं, लिंक नहीं कर रहा है। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। क्या ये लग रहा है आपको क्वेश्चन से कुछ समझ में आ रहा है। जी हाँ, ये मुझको तो लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं। अगला आप देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ऑल परवेसिव मतलब हर जगह होता है। क्या इसमें कहीं हर जगह ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है, नहीं हुई है, ये भी ऑप्शन नहीं है। एंड ऑल ऑफ दिस, तो क्या ऑल ऑफ दिस, तो मेरे हिसाब से जब ये परवेसिव नहीं है तो ऑल ऑफ दिस वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ये आपका सेल बढ़ाना है, एक टारगेट मिलाना, एक गोल मिलाना कि हमको अगले क्वार्टर तक एक सेल बढ़ाना है। तो क्या हम ये हमारा गोल से मिल रहा है कि नहीं, एक टारगेट हमको मिल गया, एक ऑब्जेक्टिव मिल गया। तो ये उसी इसी कैरेक्टर को ये लाइन डिफाइन कर रहा है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ठीक है, ये आप देख के आंसर टिक कर लोगे। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं, अगर यही दिया होता कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इसकी सीक्वेंस के बारे में दिया होता तब कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस का होता। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है बच्चा, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रोहन इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर। रोहन क्या है, एक मार्केटिंग मैनेजर के काम में तौर में काम कर रहा है। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 2 लाख यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कॉस्ट at 2300 per unit within 30 days. ठीक है, he can sell all the units within the prescribed time, but had to sell the last 4000 units at a 30% discount completed the to complete the target. In such condition he will be considered to be, क्या वो, ये पहले क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है ये पढ़िए। रोहन है, मार्केटिंग मैनेजर के लिए काम कर रहा है, उसको क्या टास्क दिया गया कि 2 लाख यूनिट्स आप सेल करोगे इस महीने के अंदर और एक यूनिट की कॉस्ट होगी 2300 पर यूनिट। ठीक है, एक महीने के अंदर आपको 2 लाख यूनिट सेल करने हैं, एक यूनिट की कॉस्ट बता दी गई 2300 पर यूनिट है। वो क्या करता है, वो अपना काम पूरा तो कर लेता है, बट वो उसने 30 दिन में काम तो पूरा कर लिया, बट
कितने, जो लास्ट के 4000 यूनिट है उसने किस पे बेचा, 30% डिस्काउंट पे बेचा अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि इसमें मैनेजमेंट इन सच कंडीशन वो क्या है, क्या वो इफेक्टिव मैनेजर है कि एफिशिएंट मैनेजर है, कि दोनों है कि दोनों नहीं है, आपको ये बताना है। आप क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीयूईटी के 2022 में पूछ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, जहां पे ये सीयूईटी 2022 लिखा होगा आप इसको हाईलाइट कर लोगे कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर आपको मैंने एफिशिएंट और इफेक्टिव और एफिशिएंट में मतलब डिफरेंस समझाया था। इफेक्टिव मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप ऑन टाइम कर ले रहे हो, ऑन टाइम मतलब जो आपको टाइम फ्रेम गिवन है आप वो कर ले रहे हो। बट एफिशिएंट मतलब क्या होता है कि आप क्या कहते हैं, टाइम नहीं ली बट आप एट अ कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट में कर ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं। इसने तो 30 दिन में किया, अपना टारगेट 30 दिन में पूरा किया, इफेक्टिव हुआ, बट लास्ट 4000 यूनिट इसने कितने बेचा, 30% डिस्काउंट पे, कि अपना दाम कम करके बेचा। तो क्या ये कॉस्ट इफेक्टिव हुआ? कॉस्ट इफेक्टिव किससे होता है, हमारा एफिशिएंसी से रिलेटेड होता है बच्चा। तो ये एफिशिएंट नहीं है, ये क्या, कौन सा मैनेजर हुआ बच्चा, एन इफेक्टिव मैनेजर। ये कौन सा मैनेजर हुआ, इफेक्टिव, कि ये इफेक्टिव है विद इन गिवन टाइम फ्रेम, इसने अपना काम पूरा कर लिया। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये कौन सा मैनेजर होगा, इफेक्टिव। बोथ इफेक्टिव एफिशिएंट तो हो सकता, अगर यही ये टारगेट जो गिवन था इसको 30 दिन के अंदर इसी कॉस्ट पे कर लेता तो ये बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर होता, ठीक है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेम द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग द एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट इन विच द इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली कॉम्प्लीट सेलेक्टेड एम। पूछ रहा है कौन सा इसमें ऐसा प्रोसेस है जो बताता है एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहां इंडिविजुअल एक साथ ग्रुप में काम कर ले एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। तो ये डिफिनेशन आप तो पढ़ी पढ़ी लग रही होगी, मीनिंग मैंने आपको पढ़ाया है। तो ऐसा कुछ था जहां, ऐसा कौन सा चीज था जहां पे सब लोगों को, इंडिविजुअल्स को एज अ ग्रुप काम करना था, जहां पे एक दूसरे से काम करें, इफेक्टिवली काम करें, ग्रुप गोल को अचीव करें। ये किसका पार्ट था? क्या मैनेजर ऐसा पार्ट था? नहीं। क्या प्लानिंग में ऐसा था? नहीं। प्लानिंग मतलब कि सब चीज को एडवांस में प्लान, ऑर्गेनाइजिंग में डिपार्टमेंट बना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा, बी फॉर मैनेजमेंट। बी मतलब बी ऑप्शन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ही तो होता है ना बच्चा, डिजाइनिंग करना एक ऐसा इन्वायरमेंट का इन विच इंडिविजुअल वर्क टुगेदर, इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप एफिशिएंटली एंड कॉम्प्लीट सेलेक्टेड एम्स। इनका क्या एम है, ठीक है। अगला क्या है बच्चा, फोर्थ, सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन गोल डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ प्री मीडिएटेड प्रोसेस। कि जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो गोल्स को अचीव ऐसे अचानक से नहीं कर लेता, बट एक प्रोसेस को फॉलो करके होता है। उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अचानक से तो ऐसे है नहीं कि उठा और सो के चला है और सक्सेस को पा लिया। तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या पूछा है कि ये ऐसा कौन सा प्रोसेस फॉलो करता है, किसका प्रोसेस, क्या कंट्रोलिंग का प्रोसेस करता है? नहीं। प्लानिंग का? नहीं। मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर ही ये दोनों हमारे आ जाएंगे। कोऑर्डिनेशन नहीं, क्योंकि ये इसका ही पार्ट है। तो मैनेजमेंट अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा और सारा अपना गोल्स को अचीव कर लेगा, ठीक है बच्चा। अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू डैश, पूछा है किसके अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट डूइंग इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। कि किसको बोला गया, कि कौन है, किसने मैनेजमेंट को ये बोला कि मैनेजमेंट वो है कि अपना आप जो काम करना चाह रहे हो जिससे वो बेस्ट वे में करे और सस्ते वे में करे। कौन, ये डिफिनेशन हमारी किसने दी, इसको डिफिनेशन किसने दी, हेरल्ड कुंज ने दी? नहीं, ऐसा कुछ था। हम लोगों ने एफडब्ल्यू टेलर के बारे में पढ़ा था कि नहीं, कि एफडब्ल्यू टेलर क्या कहता है कि देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब, चीपेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। तो ये डिफिनेशन किसने दी है, हमारी एफडब्ल्यू टेलर ने। ये चीज आप लोग याद कर लो कि जहां भी ये बात हो कि बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब या चीपेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब, वो क्या होगा, एफडब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। कौन सा ऐसा सीक्वेंस आपको मैनेजमेंट का प्रोसेस को सही दिखा रहा है? आपको मैनेजमेंट के प्रोसेस को देखे हो आप, क्या क्या प्रोसेस था हमारा, लाइन से याद करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। यहाँ पे क्या क्या गिवन है,
सबसे पहले जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में सेट करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है। क्या ये होगा? सबसे पहले इसमें स्टाफिंग है, तो यही कट हो गया हमारा, क्योंकि स्टाफिंग पहले आता नहीं। दूसरे में क्या है? प्लानिंग, ठीक है, यहाँ तो ठीक दिया है। अगला क्या दिया? कंट्रोलिंग। प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग आता है? नहीं, प्लानिंग के बाद क्या आता है बच्चा? ऑर्गेनाइजिंग आता है, तो ये भी कट हो गया। तीसरा क्या है? ऑर्गेनाइजिंग, इसमें तो स्टार्टिंग से ही गलत दे दिया, तो पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये भी कट। ठीक है, तो अगला क्या है? लास्ट वन, क्योंकि आपको अब तीन तो है नहीं, तो चौथा आप बिना पढ़े भी मार सकते हो, पढ़ना चाहते तो पढ़ भी लो। प्लानिंग, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर कंट्रोलिंग। बीच का एक नहीं दिया है, जो नहीं दिया है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसके बाद डायरेक्टिंग करते तो डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग है ही नहीं ऑप्शन में, तो कंट्रोलिंग सही है। ठीक है, अगला क्या है बच्चा? डैश रिफर्स टू कंप्लीटिंग द जॉब ऑन टाइम नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट। कौन सा इसमें ऐसा है कि जॉब अपने टाइम पे आप कंप्लीट कर लो चाहे जो कॉस्ट हो? आपने पहला या दूसरा क्वेश्चन पढ़ा था, इफेक्टिव और एफिशिएंसी पे ही था ना बच्चा। तो क्या था? इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, इससे रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि यही इससे क्वेश्चन बनेंगे, तो बार बार आपको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब कोई भी चीज आप ऑन टाइम कर ले रहे हो। और एफिशिएंसी का कीवर्ड क्या है? विथ मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज, मिनिमम वेस्टेज कह लो, मैक्सिमम प्रॉफिट कह लो, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, ये हम कीवर्ड आपको बार बार क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं आपको कीवर्ड आपको याद दिला दूं कौन सा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछे कि जॉब ऑन टाइम, सिर्फ ऑन टाइम पे करना है, तो ऑन टाइम के लिए क्या होगा? इफेक्टिव। तो इसमें ऑप्शन में क्या देखेगा? एफिशिएंसी नहीं, इफेक्टिवनेस। बोथ ए एंड बी तो होगा नहीं, ठीक है, तो इफेक्टिवनेस। ठीक है, ये कीवर्ड आपको याद करते हुए चलना है, इससे रिलेटेड आपके कई क्वेश्चन अभी आगे आएंगे, तो आप उसको घुमा घुमा के, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन आएगा, आपको क्वेश्चन घुमा घुमा के दे दिए जाएंगे, आपको बस उसको समझ के सॉल्व करना है, बस आपको कीवर्ड याद होनी चाहिए। ठीक है बच्चा, अगला क्या है? इफेक्टिवनेस मेन कंसिडरेशन ऑन। इफेक्टिवनेस की मेन कंसिडरेशन क्या है? डूइंग द राइट टास्क इन द राइट वे, टास्क को राइट वे में करना, ठीक है, डूइंग द राइट टास्क, नॉट डूइंग एनी टास्क, डूइंग अर्जेंट टास्क और नॉट डूइंग एनी टास्क। इफेक्टिवनेस मतलब क्या होता है? आप काम कोई कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, ठीक है, यही हमारा इफेक्टिवनेस को कहता है। डूइंग द राइट टास्क इन टाइम, ठीक है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई भी काम आप राइट टास्क कर रहे हो इन टाइम, जो आपको टास्क दिया गया है वो टास्क आपने कंप्लीट कर लिया विद इन गिवन अ फ्रेम ऑफ टाइम। ठीक है, ये होता है हमारा इफेक्टिवनेस का मेन कंसिडरेशन। अगला क्या है बच्चा? डैश रिफर्स टू कॉस्ट एफिशिएंसी कंप्लीटिंग द जॉब। अब क्या पूछ लिया आपसे? कॉस्ट इफिशियंसी क्या है? कौन सी चीज है जिसमें कॉस्ट इफिशियंसी आ रही है? तो कॉस्ट इफिशियंसी में आप बताओगे हमको कि एफिशिएंसी आएगा, कि इफेक्टिवनेस आएगा, कि बोथ ए एंड बी आएगा, कि मल्टी डायमेंशनल आएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि क्रक्स बताया, कीवर्ड बताया क्या होता है एफिशिएंसी का, ऑन विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? पहला ऑप्शन देख के ही एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस पे हमने पीछे क्वेश्चन कर लिया। एफिशिएंट मतलब होता है राइट टास्क एट राइट टाइम, तो इसका ऑप्शन आप बिना देखे टिक कर लोगे, एफिशिएंसी। अगला क्या है? एफिशिएंसी मेन कंसिडरेशन। एफिशिएंसी का मेन कंसिडरेशन, की कंसिडरेशन क्या है? एफिशिएंसी क्या हो, किस पे बेस्ड है? मैं आपको क्लास जब पढ़ा रहा तब से आपको बोलता आ रहा हूँ, सबके कीवर्ड्स याद करने हैं। क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के ही ऐसे पूछेगा, क्या है? टाइम पे होना, कि रेट से रिलेटेड है, कि कॉस्ट से रिलेटेड है, कि वेट से रिलेटेड है? किससे रिलेटेड है बच्चा? स्ट्रेंथ का सी, कॉस्ट से, मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, अगला क्या है? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का फीचर क्या है? आपने मैनेजमेंट के फीचर पढ़े थे, क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। क्या मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड था? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, गोल ओरिएंटेड था? इसके गोल तक पहुंचाता है मैनेजमेंट को? हाँ, हाँ आप कहोगे हाँ सर पहुंचाता है, ये फीचर तो हमने पढ़ा है। अगला क्या पढ़ा है? मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ये फीचर पढ़ा है आपने? जी सर पढ़ा है, हाँ, 3 डायमेंशन होते हैं उसके, वर्क, पीपल फॉर वर्क, पीपल वर्क और ऑपरेशन, क्या ऐसे कुछ था ना, 3 ऑपरेशन, तो ये भी होता है सर। जी सर मैंने टिक कर दिया आपकी बात मान के। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस भी है,
हाँ सर, आपने भी ये भी पढ़ाया है मुझे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी पढ़ाया है, ये भी टिक हो गया। तो सर अब क्या करें, तीनों टिक हो रहा है तो क्या करेंगे, लास्ट का ऑल ऑफ दीज। ठीक है बच्चा, तो सारा इसमें होगा, जब सारा ऑप्शन होगा तो नीचे उसमें दिया रहेगा ऑल ऑफ दीज, तो सारा हमारा ऑप्शन टिक हो रहा है। ठीक है, अगला क्या है बाबू, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाइल प्रिवेलिंग द इंटरेस्ट रेट को देखते हुए इज अ 10%, मैनेजर कैन गेट द नेसेसरी कैपिटल ऑफ 12%। की प्रिवेलिंग इंटरेस्ट क्या चल रहा है 10%, बट मैनेजर कितने पे इंटरेस्ट पा ले रहा है 12% पे, कैन गेट द, व्हाट वुड यू से अबाउट द मैनेजर, कि मैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जो हमारा मार्केट रेट में चल रहा है कि 10%, अगर आप हमको कैपिटल दोगे तो हम आपको 10% दे के आपको 10% पे पैसा दे देंगे, बट जो हमारा मैनेजर है वही कैपिटल वो 12% पे लेके आ रहा है। तो आप मैनेजर के बारे में क्या कमेंट करोगे, मतलब जैसे कि मुझे उधार लेना है किसी से, मार्केट से क्या लेना है, बोरो करना है कुछ पैसे, तो जो नॉर्मल रेट ऑफ चल रहा है कि लोग इंटरेस्ट क्या ले रहे हैं 10%, मतलब मुझे 1 लाख चाहिए तो मुझे रिटर्न कितना करना होगा 1,10,000, ये मार्केट का रेट चल रहा है 10%। बट मैं कहीं ऐसे से लोन लूं जहां 1,10,000 नहीं 1,12,000 मुझे रिटर्न करना पड़े, 12% रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न देना पड़े, तो मैं क्या एज अ मैनेजर मैं क्या कहलाऊंगा, इफेक्टिव कहलाऊंगा। इसमें टाइम से रिलेटेड बात हुई है बच्चा, नहीं। एफिशिएंट रिलेटेड कहलाऊंगा, क्या वो एफिशिएंट है, क्या उसने विद इन कम कॉस्ट कर लिया, नहीं। इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों है, नहीं। तीसरा के चौथा क्या है, इनफिशिएंट, वो इनफिशिएंट है क्योंकि वो टाइम कम ज्यादा पैसों में काम करा रहा है। ठीक है, तो वो क्या होगा बच्चा, इनएफिशिएंट। अगला क्या है, इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस कनेक्टेड टू, इफेक्टिवनेस किससे कनेक्ट है बाबू, फिर से वही क्वेश्चन फिर से आ गया, डूइंग द राइट टास्क, अचीविंग गोल, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, क्या क्या है फटाफट बताओ, अचीविंग गोल्स, हाँ, गोल्स को अचीव करना, एक्टिविटी को कंप्लीट करना, राइट टास्क करना, ये तीनों चीज डिफाइन करता है किसको, इफेक्टिवनेस को। टिक 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 और टिक। ठीक है, ये यही चारों चीज मिला देंगे तो हमारी इफेक्टिवनेस होती है। ठीक है बच्चा, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विथ, अब एफिशिएंसी किससे कंसर्न होती है, अब देखो डूइंग थिंग्स राइट, डूइंग द राइट थिंग, अचीविंग रिजल्ट्स, या नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या होगा, डूइंग द राइट थिंग या डूइंग थिंग्स राइट। आप देखिए बहुत दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, कौन सा होगा, और अचीविंग रिजल्ट या नन ऑफ दिस। ठीक है, डूइंग थिंग्स राइट, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, कि कोई भी काम आप सही तरीके, डूइंग थिंग्स राइट, आप काम सही तरीके से कर रहे हो, डूइंग द राइट थिंग या सही काम आप कर रहे हो, तो कोई भी काम आप सही तरीके कर रहे हो तो वो क्या होगा हमारा, डूइंग थिंग्स राइट, यही होता है एफिशिएंसी। ठीक है, अगला क्या है, देखिए आप लोग अब पढ़ रहे होंगे भी, पिछले जो 7-8 क्वेश्चन आए सब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस रिलेटेड था, तो आप ये चीज देखोगे क्वेश्चन करते करते आपके सारे एफिशिएंसी और इफेक्टिव के जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोग ने सॉल्व कर लिया, तो आपको वो चीज, आपको आपका मीनिंग भी क्लियर हो गया, उससे रिलेटेड आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चा, तो अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या है, मैनेजमेंट इज एक्सप्रेस टू बी पुअर इफ इट इज, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट को आप पुअर कब कह सकते हो, जब इफेक्टिव है बट इनफिशिएंट, इफेक्टिव तो है बट इनफिशिएंट है, एफिशिएंट है बट इनइफेक्टिव है, ये दोनों, इसमें तो एक एक पॉइंट पॉजिटिव है ना, तो आप पुअर नहीं कह सकते। बट अगर ऑप्शन दे दिया कि बोथ इनइफिशिएंट और इनइफेक्टिव, इनइफिशिएंट भी है और इनइफेक्टिव भी है, तो आप इसको क्या बोलोगे बच्चा, ये सबसे बेकार है, पुअर। सबसे पूछा क्या है, कौन सा सबसे पुअर है, आपको ये ध्यान देना है, कौन सा सबसे पुअर, सबसे गंदा कौन सा आदमी रहेगा, जो इनइफेक्टिव भी रहेगा और इनएफिशिएंट भी रहेगा। ऑर्गेनाइजिंग 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 एज अ मैनेजरियल फंक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग डिसीजन। ठीक है, क्या पूछा है, ऑर्गेनाइजिंग एज अ मैनेजरियल फंक्शन इन्वॉल्व मेकिंग, क्या ऑर्गेनाइजिंग में कौन कौन से मैनेजरियल डिसीजंस लेने होते हैं एज अ मैनेजरियल फंक्शन, हु विल डू अ पार्टिकुलर टास्क, ऑर्गेनाइजिंग हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, तो ये है हु विल डू अ पार्टिकुलर टास्क, कौन काम करेगा, ये भी ऑप्शन है। व्हाट एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, क्या एक्टिविटी करना है और क्या सामान चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग का ही पार्ट है।
वेयर इट विल बी डन, डिपार्टमेंट बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डिपार्टमेंट्स बना क्रिएट करते हैं, कहाँ बनाया जाएगा ये भी होगा। ठीक है, तो तीनों जब ए बी सी हो गया तो आप आंख बंद करके पहले OMR या CBT में आप ए बी सी मत देखिएगा, जहां पे ऑल ऑफ दिस डी वाला ऑप्शन होगा उसको टिक करिएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दिस 16वां का चौथा ऑप्शन। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंटेशन क्रिएट करते हैं, वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी करते बनाते हैं, कौन काम करेगा वो बनाते हैं। ठीक है, ये सब। अगला क्या है बच्चा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप भी क्वेश्चन पढ़ो कि मैनेजमेंट summarize the works to be carried out in the terms of goals to be achieved and assign the norms to achieve them। मैनेजमेंट क्या करता है, समराइज करता है the works to be carried, क्या वर्क करना है, out in terms of goals, जो उसका गोल है उसके हिसाब से कैसे काम करना है, to be achieved and assign the norms to achieve them, और क्या उसके लिए नॉर्म्स रहेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए, काम कैसे होगा। ठीक है, ये मैनेजमेंट करता है। तो ये पूछा है दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, इस स्टेटमेंट किसको रिलेट करता है, आप लोग क्वेश्चन समझे, मतलब क्या कह रहा है कि जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क है समराइज करता है काम कैसे करना है गोल्स को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या दिया है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप देख के कहोगे ये तो सर हमने मल्टी एज ये तीनों चीज तो कहाँ पढ़ी थी, इसका मैनेजमेंट का क्या फीचर था, मल्टी डायमेंशन, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, तो ये तीनों चीज किसकी थी, मल्टी डायमेंशनल। इसमें क्या पूछा है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, क्या आदमी के बारे में कहीं बात हुई कि आदमियों को कैसे, एम्प्लॉयज को कैसे मैनेज करना है, नहीं। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, काम करने के तरीकों को बताया गया है, नहीं। तीसरा क्या बताया गया है, वर्क, समराइज टू बी वर्क, क्या कैसे वर्क होगा, कैसे काम होगा। तो ये चीज आप देख के कैच करके आंसर बता सकते हो कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, ये स्टेटमेंट किससे रिलेट कर रहा है, हमारा मैनेजमेंट ऑफ वर्क से। ठीक है बच्चा, सक्सेसफुल मैनेजमेंट एश्योर, सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या एश्योर करता है हमारा। ठीक है, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स आर अचीव्ड विद द लीस्ट कॉस्ट, नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप, बोथ ए एंड बी। एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या होता है, गोल को टाइमली अचीव कर लेना या गोल्स आर अचीव्ड विद लीस्ट कॉस्ट, दोनों इफेक्टिव एफिशिएंट। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी, नॉन कोऑपरेटिव ग्रुप तो नहीं हो क्योंकि निगेटिव टर्म है। ठीक है बच्चा, managers in India do the same work, managers in India do the same work as manager do in USA। मैनेजर क्या है इंडिया में, सेम वर्क इन यूएसए, इन जर्मनी और जापान। कि मैनेजर जो है हमारा वो, एक मिनट सॉरी, ये हो गया ना, हाँ। मैनेजर जो है हमारा वो सेम वर्क करता है एज मैनेजर इन यूएसए और जापान और जर्मनी। ठीक है, विच फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइट, इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर हाईलाइट हो रहा है बच्चा, आप बताओ। कि जो मैनेजमेंट है वो, हमारा जो मैनेजर है सेम काम कर रहा है अमेरिका में भी, सेम काम कर रहा है जापान में भी, और सेम काम कर रहा है जर्मनी में भी। तो इसमें मैनेजमेंट का कौन सा फीचर या कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है आपको। ठीक है, तो आप पढ़े थे मैनेजमेंट, या मैं आपको एग्जांपल लेके बताया था कि इंडिया में काम करो, चाइना में काम करो, इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करो, वो क्या होता है, परवेसिव, अहम ब्रह्मास्मि, हम मैं हर जगह हूं, वो क्या होगा, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ये पहला ऑप्शन आपको देख के टिक कर देना है, आगे बढ़ना ही नहीं है, ज्यादा पढ़ोगे ज्यादा आपको ऑप्शन के डीप में घुसोगे तो आप खुद कंफ्यूज होते जाओगे। तो जहां आपका मन लगे, कहे कि ये मेरा सही आंसर है, जहां आपका मन डोले कि यही मेरा सही आंसर है, आप उस पर टिक मार दो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि वो आंसर आपका सही होगा। जहां एक बार मन से आवाज आती है बच्चों, वही आंसर आपका सही होता है, क्योंकि आप जब पढ़ते हो तो पढ़ते टाइम ही आपके दिमाग में एक पॉइंट स्ट्राइक करता है उससे रिलेटेड, वो तुरंत एज इट इज आप जो सोचते हो वो आंसर सही होता है। जब आप ज्यादा उसमें घुसने लगते हो, डीप जाने लगते हो, तो फिर वो चीजें हौच पौच होने लगती हैं, मिक्स होने लगती हैं, चीजें गलत होने का चांस ज्यादा बढ़ जाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ठीक है, ज्यादा आप लोग एज अ रिजिड मत फॉलो करना। ठीक है, अब देखिए ये CUET 2022 MB, मतलब ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमारा आ गया। क्या है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस टू गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। कि मैनेजमेंट क्या है, कौन सा प्रोसेस है, गेटिंग थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जहां वर्क आपका डन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली होता है।
ये पूछा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल मॉडरेट कॉन्सेप्ट है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, या नन ऑफ दीस है। ठीक है, तो आपको इसको देख के, प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको देख के क्या बोल दोगे, याद कर लो मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जहां पे काम एक दोनों दोनों दो सिक्के के, मैनेजमेंट की दो, एक मैनेजमेंट क्या है, एक सिक्के का दो पहलू है, जैसे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, तो इसके आप जब दोनों की बात हो तो मॉडर्न, अब पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि आप टाइमली काम कर लो आप बेस्ट हो, कुछ टाइम बाद वो नहीं, आप कॉस्ट इफेक्टिव काम करो आप ज्यादा बेस्ट हो। बट मैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये कहता हूं, आप काम टाइमली भी करो बट आप कॉस्ट कम भी लगाओ, तो आप ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है। तो ठीक है, आंख बंद करके आप इसको क्या कर दोगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जहां इफेक्टिव और एफिशिएंट की बात हो। ठीक है बच्चा, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाई टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज एन एग्जैक्ट साइंस, कि मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस, साइंस नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सलिटी को लैक करता है, नहीं। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक करता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी को, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हैव टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द गिवन प्रॉब्लम, ठीक है। मैनेजमेंट कंसर्न डीलिंग विद द ह्यूमन बिहेवियर एंड आउटकम्स कैन नॉट बी इग्नोरेड विद अटमोस्ट एक्यूरेसी। तो आपको कौन सा चीज बताना है कि कौन सा इसमें इनएग्जैक्ट है, कौन सा सही नहीं है। तो तीसरा भी सही है कि ह्यूमन बिहेवियर को लेता है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अचीव अकॉर्डिंग टू, जब आप प्रिंसिपल जो अप्लाई करते हो चेंजिंग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हो, ठीक है, ये भी सही है, ये भी साइंस है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी नहीं होता, ठीक है। तो अगला क्या है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक्स यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, ये है एन एग्जैक्ट साइंस, इसको आप लोग टिक कर लोगे, क्योंकि ये भी फीचर है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं, मतलब आपको कि जो इनएग्जैक्ट चीज है, आप ये ह्यूमन बिहेवियर ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है, बट ये अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट साइंस ये नहीं है, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल बिकॉज इट हैज डायमेंशन, मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, तो किस लिए, मैंने अभी 3-4 क्वेश्चन पहले ही आया था, बताया था उसको लिख के, कितने डायमेंशन होते हैं मैनेजमेंट के, 1, 2 या 3, बताओ फटाफट बताओ, कौन सी उंगली, 1, 2 या 3, तीसरा, मतलब ये तीसरा, 3, पहला ऑप्शन, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैं लिख देता हूं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, ये 3 डायमेंशन है, यही तीनों डायमेंशन के बारे में गिवन पूछा है, ठीक है। अब अगला क्या है बच्चों, एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाई, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेजर्ड बाई ऑफ एक्टिविटीज एंड डैश, मतलब पूछा है ऑर्गेनाइजेशन किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज किससे मेजर की जाती है, किससे, डैश डैश, अपॉर्चुनिटी और कॉस्ट, क्या उसकी ग्रोथ को, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को कैसे मेजर करते हैं, उसका नेचर है, उसका नेचर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, कोई भी चीज की एक्टिविटी को जानना है कि वो सही मेजर कैसे कर रहे हैं, वो काम सही तरीके से कैसे नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ग्रोथ, उसका आप ग्रोथ देख लो कि वो बढ़ रहा है कि नहीं, एक्सपेंशन देख लो वो एक्सपैंड हो रहा है कि नहीं, जैसे कैसे, जैसे कि कोई चीज को आपको देखना है, जैसे ये कोई आपने बिजनेस खोला, कोई आपने बिजनेस खोला, शॉप खोला, समोसे की शॉप खोली, उसकी एक्टिविटी को मेजर करना है कि वो काम सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, बिजनेस हमारा सही तरीके से चल रहा है कि नहीं, तो आप क्या देखोगे, उसका विद इन कुछ टाइम पहले क्या था, अब क्या कितना बढ़ा, क्या हमने एक्सपैंड किया, कुछ चीज़ों को और ऐड किया, डाइवर्सिफिकेशन किया, वो सब चीज़ें हो रहेंगी, तभी हम जाके उसकी एक्टिविटी को मेजर कर पाएंगे, ठीक है बच्चा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब 24वां क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और मुझे इसका आंसर पहले आप लोग पढ़ के बताइए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, बहुत सिंपल है, आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ 3 ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़े हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको देख के बताइए कि कौन सा इसमें मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है, नहीं, ठीक है, चलिए बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था आपने कि ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, सर्वाइवल रेट, सर्वाइवल प्रॉफिट ग्रोथ, ये सब पढ़ा था, तो
तो ये भी है। सोशल ऑब्जेक्टिव भी है कि हाँ, कि जिस सोसाइटी में काम कर रहा है आदमी उसको भी देगा। बट पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी है कि हाँ, एक कम्पिटेंट सैलरी देना, और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑब्जेक्टिव, वो ये दोनों चीज को आपको मिक्स कर दिया। आपने सोशल ऑब्जेक्टिव पढ़ा है, यहाँ दे दिया डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑब्जेक्टिव। ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, तो आपको क्या पूछा है? ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, डैश refers to the utilization of human and physical resources available in organization considering the interest of all stakeholders। क्या कह रहा है, कौन सा इसमें बता रहा है आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स को अवेलेबल करना, और सारे स्टेक होल्डर्स, सारे बिजनेसमैन, सारे शेयर होल्डर्स के बारे में अच्छा उनका हित सोचना, उनका प्रॉफिट सोचना। तो ये किससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल रहा है कि जहाँ स्टेक होल्डर्स की बात हो, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे काम करने की बात हो, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव आ जाएगा बच्चा? ऑर्गेनाइजेशन का। पर्सनल मतलब इंप्लॉइज के बारे में जब बात होगी तो पर्सनल। सोशल मतलब सोसाइटी के बारे में जब बात होगी। यहाँ किसकी बात हो रही है? इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। ये किसका होगा बच्चा? ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? कौन सा इसमें इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है? ठीक है, सबसे आप इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब पैसे से रिलेटेड होता है, सर्वाइवल ये भी है, प्रॉफिट ये भी है, पर्सनल ग्रोथ, खुद का ग्रोथ ये होगा नहीं। आप इसको देख के नहीं, ये तीनों किसका है? ये तीनों पॉइंट देखो, आप ऑड वन आउट कर सकते हो। जैसे कुछ कुछ एमसीक्यूज होते हैं, वो कुछ ऐसे चीजें लगेंगी जो अलग होगा। ऑड वन आउट मतलब होता है कि मैं अगर बोलूं कि जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, कोलगेट, पेप्सोडेंट और दंत कांति, और यहां लिख दूं पैरासीटामॉल। तो आपको इसमें कुछ चीजें ऑड वन आउट आप आराम से कर लोगे कि ये भी एक टूथपेस्ट है, पेप्सोडेंट भी एक टूथपेस्ट है, दंत कांति भी एक टूथपेस्ट है, बट पैरासीटामॉल क्या है? एक दवा। तो इसमें जो सेम सिमिलर चीजें होती हैं वो एक फैमिलियर, एक ग्रुप की होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों एक तरफ का सही होगा। ये ऑड वन आउट ये हमारा गलत होगा, तो पैरासीटामॉल हमारा आपका। उसी तरीके से आप लोग अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से पढ़ोगे तो उसके की फीचर्स थे हमारे क्या? सर्वाइवल, प्रॉफिट, पर्सनल ग्रोथ नहीं था, और ग्रोथ था सिर्फ। ठीक है, तो इसमें से क्या पूछा है, कौन सा नहीं है? तो आप पर्सनल ग्रोथ को टिक कर दोगे। अगला क्या है? डैश इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। सारे सोशल ऑब्लिगेशन फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो ये जहां मैंने भी ये आपको बताया था कि जहां सोसाइटी की बात होगी, सोसाइटी के वेलफेयर की बात होगी, वहां पे आप लोग क्या कर लोगे, क्या टिक कर दोगे? सोशल ऑब्जेक्टिव को। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव टिक हो जाएगा बच्चा? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है। रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ पीपल। क्या बोला है? डैश रिफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ पीपल हु हैव डिफरेंट पर्सनालिटीज, बैकग्राउंड्स, एक्सपीरियंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। किसके, कौन सा ऐसा चीज जो डिफाइन कर रहा है कि किसी एम्प्लॉयज के बारे में, उनकी पर्सनालिटी को चेक करना, जो काम करेंगे उनके बैकग्राउंड को चेक करना, उनके एक्सपीरियंस को चेक करना। और क्या ये ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है? नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव तो क्या था? प्रॉफिट ये सब था। ठीक है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव तो उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही आता है। तो क्या आंसर होगा इसका? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है बच्चा। अगला क्या है? दोज पीपल बिकम अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विथ अ व्यू टू फुलफिल द नीड्स आर। कौन सा है? दोज पीपल बिकम पार्ट ऑफ विथ फुलफिल द नीड्स, कि कौन सा ऐसे चीज पूछा गया है इसमें कि जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए होती है। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? सोशल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स एंड हायर लेवल नीड्स, ये तीनों चीज है। तो आपका ये क्या हो जाएगा? 29 का डी।
व्हाट आर द मेन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग लिस्ट। कौन सा इसमें सोशल ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट का सोशल ऑब्जेक्टिव है इंक्लूड इन दिस? टू मेक एम्प्लॉयमेंट, टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्या इस सोसाइटी का वेलफेयर सोच रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना? जी हाँ। टू सेव द इन्वायरमेंट फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड, इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन नहीं करना है। क्या ये है सोसाइटी का सोसाइटल ऑब्जेक्टिव? जी हाँ। अगला क्या है? टू कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना। क्या ये है? जी हाँ। तो ऑल ऑफ दीज। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स, मैनेजमेंट ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। क्या ऐसा कहीं लिखा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चा। लिखा है जी, पढ़ा है, ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट सोसाइटी को डेवलप करता है, जी डेवलप करता है, इसका सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जहां पे चीजें चेंज हो तो भी आप वो चीज कर सको। जी हाँ। तो ऑल ऑफ दिस, ये तीनों चीज होगा। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्राइव्स टू अटेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, एन्यूमरेट एनी टू सच ऑब्जेक्टिव्स। कि मैनेजमेंट और क्या बोला है कि मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कोई के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसमें से आपको कोई दो ऑब्जेक्टिव टू सच ऑब्जेक्टिव बताना है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है। अगला क्या है? रामा पी लिमिटेड, रामा पी लिमिटेड यूजेस इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नेम द ऑब्जेक्टिव कंपनी स्ट्राइव्स टू अटेन। रामा एक कंपनी है, रामा प्रोडक्शन लिमिटेड, रामा फार्मा लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वो क्या लिखती है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक, प्रोडक्शन का क्या यूज कर रही है? इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्निक। ठीक है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है वो? जहां मैंने आपको बताया था, जहां इन्वायरमेंट की बात होगी, जहां सोसाइटी की बात होगी, वेलफेयर की बात होगी, आप आंख बंद करके क्या टिक करके आओगे? सोशल ऑब्जेक्टिव टिक करके आओगे। ए फर्स्ट वन। अगला क्या है? इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन must change its goal according to the needs of the environment, which characteristic of management is highlighted in the statement। बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनना है, ऑर्गेनाइजेशन को अगर बेस्ट बनना है, तो अपने गोल को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करता रहे, टाइम टू टाइम अपडेट करता रहे। ये कौन से फीचर को बता रहा है बच्चा? मैनेजमेंट को कौन से फीचर बता रहा है? क्या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल बता रहा है? नहीं देख, नहीं। क्या मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी बता रहा है? इसमें कोई ग्रुप की बात हो रही है? नहीं। क्या है? मैनेजमेंट से डायनेमिक, डायनेमिक मतलब कि डायनेमिक पर्सनालिटी, डायनेमिक मतलब डायनेमिक, आप टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चीजों के अकॉर्डिंग बदलते रहो, तो ये क्या होगा? मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अगला क्या है? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, ये एक नया कॉन्सेप्ट है। ये चीजें पूछी जा सकती हैं, पूछी भी गई होंगी या पूछी जा सकती हैं, आएंगी, या इस बार ही पूछ ली जाए। आप क्या लिखा गया है? एनीथिंग, कोई भी चीज में से अगर मैनेजमेंट को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? कोई भी चीज बताया ना, कोई भी चीज अगर आप अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हो तो हटा दोगे, तो उसको क्या होगा? इन्वेस्टमेंट? नहीं। आप कोई चीज मैनेजमेंट आ तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट हो जाएगा? कोई चीज आप मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर रहे हो, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी प्रॉफिट हो सकती है अच्छे से? नहीं। सक्सेस? नहीं। फेलियर, अगर कोई भी चीज में से आप मैनेजमेंट माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? फेलियर। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। ठीक, क्या हो जाएगा? जीरो। कोई भी चीज में मैनेजमेंट घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो जीरो। एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट क्या बताता है? नथिंग। क्या पर क्या नथिंग, क्या मैनेजमेंट की क्या बता रही है? लिमिटेशन बता रही है? नहीं। इंपॉर्टेंस बता रही है? ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस बता रही है? नहीं। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस अगर मैं बताऊं, अगर मैं ये बोल दूं कोई भी चीज कि मैं कहीं पे हूं, मान लो मैं एज अ कहीं पे भी एग्जांपल ले लूं, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं, और मुझे अगर उस ऑर्गेनाइजेशन से हटा दिया जाए, मैं एज एक्स वाई जेड कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से अगर हटा दिया जाए और मैं ये बोलूं मुझे अगर हटा दिया तो आप फेलियर हो जाओगे, तो ये क्या मैं अपना क्या बता रहा हूँ? लिमिटेशन बता रहा हूँ
क्या बता रहा हूँ मैं, अपनी इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो ये किसकी इंपॉर्टेंस बता रहा है, मैनेजमेंट की। तो आप ये लोग चीज मेरे ऊपर मत लीजिए, मैं आपको एग्जांपल लेने के लिए समझाया हूँ, मैं इतना इंपॉर्टेंस तो नहीं हूँ, ठीक है, बट ये मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ। ठीक है, ये क्या बता रहा है, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट नथिंग, क्या बताता है, किसकी इंपॉर्टेंस, किसकी महत्व बताता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगला क्या है, अब देखिए ये अभी तक आप लोगों ने सिर्फ जो बेसिक नेचर्स थे, इंपॉर्टेंस थे, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन पढ़े। अब किससे पढ़ रहोगे, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज साइंस आर्ट और प्रोफेशन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आने जा रहे हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्योर साइंस, अप्लाइड साइंस, आर्ट एंड साइंस बोथ। मैनेजमेंट क्या है बच्चा, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज नॉट, सॉरी इसमें पूछा नॉट कौन सा नहीं है, क्या आर्ट है, नॉट, मैनेजमेंट नॉट एन आर्ट, नहीं मैनेजमेंट आर्ट है। मैनेजमेंट इज अप्लाइड साइंस, जी हाँ अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ है, तो आंसर क्या होगा, मैनेजमेंट इज प्योर साइंस। मैनेजमेंट को आप एज इट इज साइंस नहीं बोल सकते हो, प्योर साइंस मतलब कोई भी चीज एज इट इज बोल के आप बोल के चले आ रहे हो कि हाँ ये चीज क्या है, प्योर एज इट इज है। तो मैनेजमेंट एज इट इज प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि क्या सेब यहाँ भी गिर रहा है और इंडिया में भी गिर रहा है, अमेरिका में भी गिर रहा है, ये तो है प्योर साइंस है। बट क्या मैनेजमेंट का जो रूल यहाँ पे एज इट इज फॉलो होता है, अगर मैं बोल दूं डिवीजन ऑफ वर्क तो वो एज इट इज फॉलो होता है, नहीं, मैंने आपको बताया है इट इज नॉट एज इट इज, इट इज विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्योर साइंस, नॉट अ प्योर साइंस, ठीक है। The authority responsibility relationship that exist within the organization give advancement to management as a multidimensional activity, management as a group activity, different levels in the organization, different functions within the organization। कि जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप बनाई गई है उससे क्या एडवांसमेंट मिला, क्या फायदा मिला, क्या फायदा मिला कि मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी दिखा रहा है, नहीं, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी को बता रहा है, नहीं, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या हुआ कि डिफरेंट लेवल्स पता चलने लगे कि हाँ ऊपर कौन है, नीचे कौन है, कौन किससे कम्युनिकेट करेगा। तो ये इससे एडवांसमेंट पता चला, क्या, डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये हमारा बताता है ये। A manager applies various theories of management in his her unique personalized way। एक मैनेजर है सारी थ्योरी को अपने एक पर्सनलाइज्ड वे में अप्लाई करता है। ये कौन सा चीज सजेस्ट कर रहा है, मैनेजमेंट का कौन सा नेचर बता रहा है, क्या अथॉरिटी, नहीं, इसको कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा है, एकदम क्वेश्चन कुछ और हवे में पूछ रहा है, ये जमीन पे जा रहा है। साइंस नहीं, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैं आपको बताया था ना, सबको पढ़ाने का पढ़ाने को वही है, वही एफ.डब्ल्यू. टेलर है, वही फ्यूल साहब हैं, वही प्लानिंग का सीक्वेंस है, बट सबका तरीका अलग अलग अपना होता है पढ़ाने का। कुछ लोग निमोनिक से पढ़ाते हैं, कुछ लोग अच्छे थ्योरीज एक्सप्लेन करते हैं, कुछ लोग न्यूमेरिकल में अच्छे होते हैं, तो सबका एक बेस्ट वे होता है पढ़ाने का, बताने का। तो उसी तरीके से बोला है, क्या है मैनेजमेंट कौन चीज को बता रहा है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एक पर्सनलाइज्ड वे ऑफ थ्योरीज को अच्छे से एक्सप्लेन करना या अप्लाई करना। नेम द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विच आर नॉट अवेलेबल, कौन सा अवेलेबल नहीं है, कौन सा अवेलेबल नहीं है इन द मैनेजमेंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जी हाँ ये मैं बताया था कि हाँ आप कैट के एग्जाम होते हैं, एन मैट, जी मैट, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट के एग्जाम होते हैं, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कोड ऑफ कंडक्ट भी है, यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, क्या ये साइंस है, नो, ठीक है। Management is a oriented procedure as it aims at achieving a specific goal। मैनेजमेंट क्या है, एक ओरिएंटेड प्रोसीजर है, इट एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल्स। ये आपको किस चीज के बारे में बता रहा है, जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी से जल्दी। इसका आंसर एकदम इसी क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, इसका आंसर। क्या फ्यूचर के बारे में बात हो रही है, नहीं, कॉन्टिन्यूसली के बारे में बात हो रही है, नहीं, गोल के बारे में बात हो रही, जी हाँ, मैनेजमेंट एक प्रोसीजर एम्स एट अचीविंग स्पेसिफिक गोल। मैनेजमेंट एक प्रोसीजर है जहां आपको एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है। तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके गोल के बारे में बात हो रही है भैया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसके आंसर एज इट इज क्वेश्चन में ही लिखे होते हैं बच्चा, तो वो सब चीजें भी आपको साथ साथ में करते हुए चलना है। हम लोग आपको सिर्फ
पढ़ाई नहीं, एग्जाम कैसे क्रैक करें, एग्जाम कैसे क्रैक करें, ये सब चीजें के भी टिप्स आपको देते रहेंगे। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि पढ़ाई आपको बताओ, पढ़ाई आपको पढ़ाते रहें, सिर्फ पढ़ाते रहें, मोनोटोनस हो जाएगा। ऐसे चीजें क्लासेस क्या हो जाती है, मोनोटोनस हो जाएंगी, बोरिंग होती जाएंगी। ठीक है, तो चीजों को एंजॉय करके पढ़ते रहना है, चीजों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 41 हो गया। 42, साइंस इज अ डैश, साइंस इज अ डैश, its principles are based on cause and effect relationship। साइंस क्या है, क्या है, सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नॉलेज है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ दीज। जल्दी जल्दी बताइए, साइंस क्या है बच्चा? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें क्या आंसर होगा? साइंस क्या है? इज ए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज जिसका कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई होता है। ठीक है, इसके लिए बारे में पढ़ाइयाँ होती है, सिस्टमैटिक बॉडी, कुछ बुक्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं, ये सब चीजें हैं। whose specialities whose specialities happens to a personal skill, किसकी स्पेशलिटी अप्लाई होती है? जहाँ पर्सनल स्किल, पर्सनलाइज कस्टमाइज चीजों के बारे में बात हो, वहां पे आपको एज इट इज आर्ट को टिक कर लेना है। ठीक है, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट? मैनेजमेंट की बेसिक फीचर क्या है एज एन आर्ट? कौन सा इसमें सबसे बेस्ट डिफाइन कर रहा है कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट है? जल्दी जल्दी बताइए। एग्जिस्टेंस थ्योरेटिकल नॉलेज, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ठीक है, तो इसका आंसर है बच्चों, माफ करिएगा, माफ करिए, माफ करिए, नहीं 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 सही है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। जी हाँ, मैं आपको बताया, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, क्रिएटिव कुछ अपना तरीके से बताना, हाँ ये भी है। अगर दो है तो थियोरेटिकल नॉलेज भी होती है, कुछ आर्ट के बारे में पहले से होता है, उसको अप्लाई करना। तो ये तीन का तीनों, जब दो है तो तीसरा भी होगा, तो ऑटोमेटिक डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर्ट? कौन से इसमें आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? अभी आप ऊपर के क्वेश्चन में करके आ रहे हो, ये तीनों तो था, तो बीचों बीच इसका आंसर इसी से हो जाएगा, यूनिवर्सल वैलिडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंस? कौन से इसमें साइंस की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है? 46 का डी, ऑल ऑफ दीज। सिस्टमैटिक बॉडी भी होता है, प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन भी होते हैं, और यूनिवर्सल वैलिडिटी भी होता है। ठीक है, ये साइंस के फीचर आपने पढ़े हैं, मैं क्लास में बता चुका हूं। आर्ट रिफर्स टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। आर्ट क्या होता है, किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है? एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली, मतलब आपको कुछ चीजें पता है, जैसे कुछ नॉलेज पहले से है, जैसे कि पढ़ाना कैसे है, टेलर साहब के प्रिंसिपल्स को, ये नॉलेज पहले से गिवन है, पहले से गिवन है। अब उसी नॉलेज को स्किलफुली कुछ अच्छे तरीके से, अच्छे वे में समझाना, अच्छे वे में अप्लाई करना, यही तो आर्ट होता है ना। तो वही पूछ रहा है, आर्ट किसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? जो नॉलेज पहले से, जो चीजें पहले, थ्योरीज पहले से ऑलरेडी हैं, उसके बारे में स्किलफुली अप्लाई करना। ठीक है बच्चा, ये हो गया 47 क्वेश्चन आपके लेवल ऑफ। अब दो चीजें आपकी कवर हो गई, दो टॉपिक। अब अगला टॉपिक क्या है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को खत्म करेंगे, क्योंकि ये क्लास बड़ी होती जाएगी तो आपको मोनोटोन से बोरिंग हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो बाकी रिमेनिंग 30-40 क्वेश्चन होंगे हम लोग उसको कर लेंगे। ठीक है, आज सिर्फ 50 टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ मैनेजमेंट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे बच्चा। अगला क्या है? योर grandfather has retired from an organization in which he was responsible for implementing the plans developed by the top management. At which level of management he was working? State one or more function performed at this level। ये पूछा है कि दादाजी आपके, एक मिनट, दादाजी आपके ग्रैंडफादर थे, रिटायर हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन से, इन विच ही वॉज रिस्पॉन्सिबल इम्प्लीमेंटिंग, जिसमें उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। प्लान्स जो टॉप मैनेजमेंट बना रहा है
उसके प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, ये किसका प्लान है? टॉप मैनेजमेंट बना रहा है, तो उसके प्लान को इम्प्लीमेंट कौन करता है बच्चा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, जैसे यही होता है ना कि इट एक्ट एज ए लिंकिंग पिन, और जो प्लान ऑर्गेनाइज जो पॉलिसीज एंड प्लान्स हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाया है उसको इंप्लीमेंट कराना लोअर लेवल तक हर ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट। किसका काम होता है? हमारा टॉप लेवल मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। और क्या पूछा उसके एक फंक्शन के बारे में बताइए, तो इसका आंसर सबसे पहले होगा मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है। और टू इंटरप्रेट द पॉलिसी, पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना, इंप्लीमेंट करना, ये सी, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड सी। ये देखिए क्या आ रहा है, क्या डायग्राम आ गया आपके सामने? द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स टॉप की बात, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ये क्या है? ये ऑर्गेनाइजिंग लेवल है, कोई ऑर्गेनाइजिंग का लेवल, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है क्या? ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट है क्या? ये कंट्रोलिंग लेवल है क्या? कुछ नहीं है। आपको इस फिगर देखते याद आ गया होगा क्लास, ये क्लास क्वेश्चन मार्क क्या है? ये हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये किसका फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड ऑपरेशनल या लो लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेजिग्नेशन एसोसिएटेड विथ मिडिल लेवल? कौन सा ऐसा है जो मिडिल लेवल, नॉट डेजिग्नेशन विथ मिडिल लेवल, कौन सा मिडिल लेवल का नहीं है? ठीक है, आप जल्दी जल्दी बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है और इसको इसका आंसर आपको करना है, खुद सोचना है। जैसे कीवर्ड्स मैंने बताए थे कि जहां पे टॉप लेवल होगे वहां चीफ वर्ड, कुछ बड़ा वर्ड होगा। टॉप लेवल होंगे तो उनके नाम क्या है? कुछ बड़ा, चीजें ज्यादा बड़े होंगे ना, तो चीफ, तो बड़ा, कुछ बड़ा नाम, कुछ चीफ वर्ड, कुछ कुछ सफिक्स लगे होंगे। तो क्या है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। ये हमारे मिडिल लेवल से रिलेटेड नहीं, ये कहां से रिलेटेड है? टॉप लेवल। सेल्स मैनेजर भी मिडिल है, डिविजनल मिडिल है, ऑपरेशनल, ये सब मिडिल लेवल है बच्चा, मिडिल लेवल, मिडिल लेवल, और ये भी मिडिल लेवल। तो पूछा है क्या इसमें आपका कि कौन सा मिडिल लेवल से एसोसिएट नहीं करता? तो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आपका मिडिल लेवल से एसोसिएट नहीं करता। तो बच्चा आज की क्लास में हमने टॉप 50 एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ लिया, अच्छे से सॉल्व कर लिया कि जो इस 50 एमसीक्यूज में हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, नेचर में साइंस एंड आर्ट की चीजों को कवर कर लिया, ये सब चीजें कवर कर ली। अब जो बाकी के रिमेनिंग छोटे मोटे टॉपिक्स थे, जैसे कोऑर्डिनेशन हो गया या ये सब लेवल से कुछ और क्वेश्चंस हो गए जो आए हैं प्रीवियस ईयर में, वो हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू की क्लास में कर लेंगे। इससे आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली, मैं आपको एश्योर करता हूं, कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगा आपका ये फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, इससे आपको फिर एक्स्ट्रा और कुछ कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से सीयूईटी यूजी विरासत एकेडमी के साथ तैयारी कर रहे होंगे, हमारे साथ तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सर, बाय।